नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ ओमकार चौधरी सर जुड़ रहे हैं। 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं नमस्कार। और वेस्टर्न यूपी में तो ओमकार सर की पत्रकारिता का कोई हिसाब-किताब भी अभी आकलन के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे मेरे चैनल पर आ रहे हैं सर। अ, लेकिन योया यानी योगेंद्र यादव ने रिसेंटली अजीत अंजुम को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा इस बार 50 सीट नहीं जीत रही है। मैंने भी आकलन सुना कि ये आकलन किस बेसिस पे है। तो पहले 7% का वोट मार्जिन का बात हो रहा था कम पड़े, लेकिन लेटेस्ट चुनावी आंकड़े जो अब सामने कल इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, उसके बाद ये अंतर मात्र 3% का है। और गाजियाबाद में अगर 4.5 लाख की विक्ट्री है और वहां पे 4% कम भी हो जाता है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आकलन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो योगेंद्र यादव इतना सेफोलॉजिस्ट बुद्धिमान हूं नहीं। 96-97 में उनको और प्रणव जेम्स रॉय को तो मैं बहुत बड़ा तोप समझता था। लेकिन बिहार के आंकड़े मेरे पास हैं, सारे अपडेटेड आंकड़े हैं। तमिलनाडु के हैं, जहां पे हद जहां जहां बीजेपी फाइट कर रही थी वहां तो वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन बीजेपी जहां फाइट नहीं प्रॉपर ढंग से कर रही थी वहां कम हुए। इसका भी उत्तर ढूंढना पड़ेगा। ओमकार सर, प्रणाम। नमस्कार अभिषेक जी और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सर। सर, इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको कुछ नजर आया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी 2014 के मुकाबले ऐसी कौन कौन सी जीती हुई सीट है जो इस बार हार रही है? नहीं देखिए, पहले चरण में तो जो 8 सीटों का चुनाव हुआ था उनमें 3 बीजेपी के पास थी, जी 3 बीएसपी के पास थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास थी, बिल्कुल। मुरादाबाद और रामपुर की। और उनमें भी बाद में जब रामपुर में उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। जी इस बार तो उन 8 में से भी कौन-सी कोई सीट बीजेपी हार सकती है, इस पर मंथन करना पड़ेगा, गंभीर मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि 8 की 8 सीटें पहले चरण में भी और जी 8 की 8 सीटें दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा पर थोड़ा फाइट है, जो दूसरे चरण की हुई है। जी और अब जो शुरू होगी तीसरे चरण के बाद जो शुरू होगा और फिर इनका ये एटा, इटावा, मैनपुरी और ये सब संभल वगैरह ये सब शुरू होंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत ये उम्मीद कर सकते हैं संभल से। मैनपुरी में भी मैं तो देख रहा था कि बयार उल्टी ही बह रही है। मैनपुरी में तो एक सज्जन एक जगह कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन से इस बार जीतने वाली है। तो ये सिचुएशंस जहाँ क्रिएट हो रही हों और जमीन से जो अ, हम कहते हैं स्पार्किंग इस तरह की हमें सुनाई और दिखाई पड़ रही हो, वहां आकर के कोई अपने आप को बीते जमाने का सेफोलॉजिस्ट बताने वाला और आज के दौर में पिच तैयार करने वाला कोई आदमी जिसकी विश्वसनीयता शून्य रह गई हो, वो आकर के अगर हर दौर के बाद या हर दौर के पहले इस तरह के वीडियो जारी करता हो आदतन, और अपने आप को राजनीतिक भी बताता हो कि हम तो राजनीतिक हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं, मतलब जिस तरह की शब्दावली का ये यूज करता रहा है ये आदमी। तो सबसे पहली बात तो ये है, मेरी तरफ से जो टिप्पणी इनके बारे में होगी वो ये है कि इनकी विश्वसनीयता एक्चुअल में शून्य है, हम्म। क्योंकि ये घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। जो ठीक। 13 महीने का आंदोलन चला था वो दिल्ली में किसानों के नाम पर, उसमें भी जो इनकी भूमिका थी या जो वामपंथियों की भूमिका थी, जितने भी वो दर्शन पाल से लेकर के जितने भी लोग आए थे पंजाब के, हरियाणा के, घोषित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इसलिए जब भी ये इस तरह की बातें करते हैं, जब भी इस तरह की बकवास करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब उसकी बात का होता है जो तटस्थ हो, जो तथ्यों पर बात करता हो और जो बेवजह मतलब पेशबंदी ना कर रहा हो।
ये तो लगातार पेशबंदी कर रहे हैं, और किन किन के साथ ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में चलते रहे हैं, किन किन के साथ ये खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो पता लगता है किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, किसके लिए बॉलिंग कर रहे हैं, और किसके लिए पिच तैयार कर रहे थे, जिस पर बाद में कह रहे थे कि हमने तो पिच तैयार कर दी थी, हैवी रोड रोलर ले लिया था, अब वो बॉलिंग नहीं कर पाए, अगर वो बैटिंग नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो अधोगति होनी है 4 जून को, वो भी हमारे आपके सबके सामने होगी, और इनके चेहरे दिखाई नहीं देंगे। जितने इंटरव्यू ले भी रहे हैं, हर इंटरव्यू दे भी रहे हैं। तो एक तो ये 4 जून के बाद दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात ये है कि जो संशोधित आंकड़े आए हैं, आपको याद होगा हम उस समय भी कह रहे थे, चाहे मेरे चैनल पर जी। या और डायलॉग पर, कि इनमें अभी संशोधन होगा, और लगता नहीं है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उतना कम वोटिंग हुआ होगा। एक बात और मैंने अपने चैनल पर कही थी, और दो दो अलग-अलग वीडियो में कही है, कि ये एक साजिशन ट्रेंड चलाया जाता है सोशल मीडिया पर, कि कुछ ऐसे वीडियो अपलोड करो, कुछ ऐसे फोटोग्राफ डालो, जिसमें बस यही संदेश और संकेत जाए कि जैसे एक समुदाय विशेष के लोगों की ही लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनकी फोटोग्राफ को उस तरीके से वायरल मत करो, उनके वीडियो को उस तरीके से वायरल मत करो, और ये परसेप्शन बनाओ कि जैसे मोदी समर्थक, भारतीय जनता पार्टी समर्थक तो अपने घरों से ही नहीं निकल रहे हैं। वो तो छुट्टियाँ मनाने जैसे पहाड़ों पर चढ़ गए हैं जाकर के, और बस एक तरफ़ा इन्हीं की वोटिंग हो रही है, तो गाड़ी पलट गई इस बार तो मोदी की, मोदी नहीं बचेगा। ये पूरी तरीके से एक फेक नैरेटिव बनाने की साजिशें रची जाती रही हैं। पहले भी, आप 2014 भी देख लो, 17 भी देख लो, 19 भी देख लो, 22 भी देख लो। मैं बिल्कुल। केवल बात कर रहा हूँ, और दूसरे राज्यों के चुनाव में भी जो इम्पोर्टेंट राज्य रहे हैं, उनमें भी यही सब नैरेटिव चलाने की कोशिशें हुई है। लेकिन नतीजा क्या निकला है? कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें, तो अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और इनके मुँह पिटे हैं बुरी तरह। और ये गायब हो जाते हैं हर चुनाव के बाद। सत्य, असत्य से लेकर के जितने भी चैनल चल रहे हैं, या जितने भी इनके नैरेटिव गढ़ने वाले ये चल रहे हैं, ये सब मार खाते रहे हैं। अभिषेक जी, इस बार भी आप देखेंगे बुरी तरह मार खाएँगे, और उसके बाद फिर अपना सिर धुनने, छाती पीटने और ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ने का क्रम चलता है। इस बार भी हम देख रहे हैं। अब क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने दोनों चरणों के कुल मतदान को बताने में इतना समय लिया है, कहीं कोई खेल तो नहीं हो रहा है? इस तरह की बातें की जा रही। तो ये लोग अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आएँगे, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में निकालते रहेंगे। जी। ओमकार सर, हमने 2022 7 में कवर किया था, बहुत सारे डेटा एक्सचेंज किए थे, मुझे याद है उस वक़्त मैं और युवा था। और तब भी यही चैनल, यही सेफोलॉजिस्ट कह रहे थे कि पश्चिमी यूपी में तो इस बार किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी बर्बाद हो गई, हार गई। और तब भी आप लगातार कह रहे थे कि देखो भाई 90 से नीचे तो पश्चिमी यूपी में नहीं जा रही, और ऑलमोस्ट उसी नंबर को बीजेपी ने सस्टेन किया था। इस बार भी जयंत चौधरी के साथ अलायंस होने के बाद मैंने जो ग्राउंड पे एक सेंटीमेंट देखा, विशेषकर जाट समुदाय में, वो तो 95% बिल्कुल कंसोलिडेट होकर के एनडीए को वोट किया है। ऐसे में मेरठ, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, इन 4 सीट पर आप किस प्रकार से बदलाव देख रहे हैं सर? नहीं, कोई विशेष बदलाव नहीं है। मेरठ पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, इस बार फिर जीत रही है। मुजफ्फरनगर भी जीत रही है। पिछली बार सहारनपुर बीएसपी ने जीती थी, इस बार वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के सीट निकालने के चांसेस हैं। कैराना में शुरू में ज़रूर लग रहा था कि फाइट है, और इकरा हसन जो है वो ठीक-ठाक तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो बाद की सूचनाएँ हैं, फाइट ज़रूर रही है, लेकिन अपर हैंड वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही बताया जा रहा है। जी। हमें एक बात समझनी पड़ेगी अभिषेक जी,
और ये बात हमें अपने दर्शकों को भी बतानी और समझानी पड़ेगी कि ये जो फेक नैरेटिव बनाए जाते हैं और जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, जिस तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह के फोटोग्राफ, इनका एकमात्र मकसद ये है कि जो एक माहौल बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा से, भगवान राम के मंदिर निर्माण से और जितना भी सॉलिड काम हुआ है पिछले 10 साल में और लास्ट 5 साल में तो जिस तेजी के साथ काम हुआ है और समाज के हर वर्ग के लिए जिस तरीके की योजनाएं जमीन पर उतारी गई हैं और जो इन लोगों के लिए डरावनी वीडियो आ रही थी और लोगों के विचार सामने आ रहे थे, बच्चों से लेकर के यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से लेकर के जो यूथ है, जो भारत का भविष्य है, वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और जो महिलाएं हैं जिनको पिछले कोविड काल से लेकर के अब तक लगातार अलग-अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जिनको हर परिवार में हर सदस्य के लिए 5 किलो अनाज मिल रहा है और उनको शौचालय से लेकर के तमाम दूसरी सुविधाएं, रसोई गैस, उज्ज्वला, आयुष्मान, उसका जो लाभ मिल रहा है और जिस तरीके से हिंदू एकजुट हुआ है, उससे जो घबराहट है इन लोगों के बीच में और जिस तरह से ये लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी तो संविधान में संशोधन कर देगी, आरक्षण छीन लेगी, आदिवासी राष्ट्रपति हैं इसलिए उनको नहीं बुलाया गया, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। ये सारे नैरेटिव बनाने की केवल कोशिश इतनी भर है कि जो हिंदू एकजुट हुआ है किसी तरीके से उसको जातियों में विखंडित कर दिया जाए और कुछ-कुछ जातियों में असंतोष है जी टिकट को लेकर के, इस तरह की भी अफवाहें उड़ाई गई। इसीलिए आपने भी प्रश्न किया कि भई मुज़फ्फरनगर में क्या हो रहा है या सहारनपुर में क्या हो रहा है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़वाह ही है। हाँ, थोड़ा बहुत पंचायतें-वंचायतें कराने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर लाठियाँ भाँजने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पता लग गया ना सबको कि ये सोशल कोई मीडिया इम्पैक्ट नहीं। अकाउंट चलाने वाले कौन लोग थे और उनका हुँ, मकसद क्या था। ज़मीन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है और ये तो अब हुँ। चुनाव आयोग के आंकड़ों से भी साबित हो गया कि जो ये कहा जा रहा था कि लोग अब बीजेपी से उनका मोहभंग हो गया इसलिए वोटिंग कम हुआ है, कहीं वोटिंग कम नहीं हुआ है। अगर कोई निरुत्साहित है, तो वो इनका वोटर है, क्योंकि उनको कोई संभावना ही दिखाई नहीं दे रही है, कोई नेतृत्व ही दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रामाणिक नेता तो हो विपक्ष की तरफ से जो ये लोगों को आश्वस्त करता हो कि अगर आप नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये नेतृत्व है, ये चेहरा है, जो प्रामाणिक है और जो उनसे बेहतर सरकार और शासन दे सकता है। ऐसा तो कोई नहीं है इनके, बल्कि यहाँ तो जूतों में दाल बट रही है। आज अधीर रंजन चौधरी का बयान देख लीजिए क्या कह रहे हैं वो। वो कह मैंने रहे हैं मेरा क्वेश्चन ही कि यही था सर कि टीएमसी अरे को वोट मत देना, बीजेपी को वोट दे देना। इसी हाँ। तरीके से शिवपाल यादव कह रहे हैं कि भारी मार्जिन से बीजेपी को जिताइए। तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है। मतलब ये या तो संतुलन खो चुके हैं या कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ रहे हैं। भगवान इनके मुँह से इनके जिह्वा पर सरस्वती को बैठा कर के कहलवा कुछ और रही है। तो ये हुँ, सब एक तरीके से होपलेस दिखाई दे रहे हैं और हुँ, इसी में इस तरह का एक वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं ताकि मतदाता बँट जाए किसी तरीके से और भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को 272 की फिगर से थोड़ा पहले किसी तरीके से रोकने में कामयाबी हो जाए। इसके लिए देश के भीतर के अंदर की ताकतें भी लग गई हैं। चीन से लेकर के जॉर्ज सोरोस, पन्नू, सन्नू जितनी ताकतें देश के बाहर आज तो फवाद चौधरी का भी बयान आ गया। फवाद चौधरी रा का फायर राहुल गांधी फायर में कि राहुल हो गए गांधी हैं। जो है आग उगल रहे हैं। अब वो कैसी आग उगल रहे हैं, वो 4 जून को कैसे राख में तब्दील होगी, ये फवाद चौधरी भी देखेंगे, जॉर्ज हुँ, सोरोस भी देखेंगे, चीन की ताकतें भी देखेंगी और जो यहाँ की ताकतें लगी हुई हैं वो भी देखेंगी। जी। दर्शकों मेरे पास बिहार के भी कुछ अपडेटेड आंकड़े हैं। नवादा जो फंसी हुई थी,
अब लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार विवेक ठाकुर लगभग 1 लाख वोट से 1 लाख से अधिक ही मार्जिन पड़ेगा, उससे आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। औरंगाबाद में भी जो डाउट था वो क्लियर हो गया है। यानी 8 जो सीटों पे चुनाव हुए उसमें से अगर किशनगंज को छोड़ दे जहां पे त्रिकोणीय संघर्ष है, इसीलिए वो येलो जोन में हमने डाला, उसको छोड़ दे तो 7 सीटों पर एनडीए साफ साफ बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ओमकार सर, जो जैसा आपने कहा कि बंगाल में भी अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी को भले वोट दे दो लेकिन टीएमसी को वोट ना दो। लेकिन आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री, अघोषित मुख्यमंत्री, आजकल दिल्ली की सड़कों पर वोट मांगने निकली और कन्हैया कुमार भी उनके चरण पखारने पहुंच गए। ये हो क्या रहा है देश में? अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं, पंजाब में बीजेपी का राइज हो रहा है, आम आदमी पार्टी और दिल्ली में सब कुछ अलग हो गया और अचानक से अब मैडम केजरीवाल नजर आने लगी हैं सब कुछ ऑल इन ऑल। ये जो डेवलपमेंट है दिल्ली का, क्योंकि 6 महीने बाद तो दिल्ली का भी चुनाव हमको कवर करना पड़ेगा। ये जो स्थिति है, बिना सांसद जो है संविधान की शपथ लिए, बिना विधायक बने, सीधे मैडम केजरीवाल सीएम बन गई और शीश महल में रह रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, शीश महल में तो वो इसलिए भी रह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं। हाँ, वो तो और है। कल मैं अमित शाह जी का एक बयान देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था एबीपी पर। उसका कुछ अंश मैंने आज डिस्कस भी किया है दोपहर के वीडियो में। जी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में ये पहला व्यक्ति है, पहला मुख्यमंत्री है जो इतना निर्लज्ज है, निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, कि जो गिरफ्तार हो गया, जो तिहाड़ में है और जो इस्तीफा नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री पद से। अभी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो कार्यकारी चीफ जस्टिस हैं मनमोहन और दत्ता साहब, उनकी खंडपीठ ने 2 बार टिप्पणी की है इनके चीफ मिनिस्टर बने रहने पर, क्योंकि दिल्ली के लाखों जो एमसीडी स्कूलों के छात्र हैं उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं, ड्रेस नहीं मिल पा रही है, कॉपी पेन नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि चीफ मिनिस्टर नहीं है, मीटिंग नहीं हो रही है, उनकी चिड़िया नहीं बैठ रही है फाइल पर, इसलिए उनको किताबें नहीं मिल पा रही हैं। इससे ज़्यादा निचले स्तर की राजनीति क्या होगी? और हाईकोर्ट ने ये कहा था कि राष्ट्र हित से ऊपर आप निजी हितों को रखे हुए हैं। और दूसरी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि अगर आप लंबे समय तक अनुपलब्ध हैं, तो आपको मुख्यमंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या ऐसे में अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कहे इनसे कि आप इस्तीफा दीजिए? अगर किसी हाई कोर्ट की ये टिप्पणी आ रही है और इसके बाद भी आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो इससे ज़्यादा निकृष्टतम बात और क्या होगी? अब आते हैं इनकी पत्नी के चुनाव प्रचार के दायित्व पर, जो और बड़े ध्यान से अगर आपने देखा हो इनका संबोधन, जो ये कुछ कर रही हैं। चैनलों के माइक लेकर के संबोधित करती हैं बीच-बीच में, तो उसमें केवल और केवल केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कर रही हैं, हाँ, उनकी हेल्थ बिल्कुल की बात कर सिंपैथी रही कार्ड हैं। खेला था। हाँ। और ये कह रही हैं कि जबरन उनको जो है जेल में डाल दिया गया है। किसने डाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई अदालत है या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोई अदालत लगी हुई है, उसने कोई फैसला सुनाया है? या भारतीय अदालतें जो हैं, जो पीएमएलए हमारी कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो हमारी हाई कोर्ट है, जिसने इनकी जो याचिका थी जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, इनकी वो याचिका खारिज की। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रही है। तो ये लोग जिस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को अटैक कर रहे हैं, आज भी देख रहे थे हम, आज भी। वो कोविशील्ड को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अटैक किया जा रहा है। अरे भाई, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या कोई थर्ड वैक्सीन का टीका हो, पैरासिटामोल हो सर, उसका भी साइड इफेक्ट होता है थोड़ा बहुत तो। साइड इफेक्ट भी होता है। वो लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए, इसका एक मैकेनिज्म है, उसके लिए पूरी व्यवस्था है, वो तय करता है कि ये लगाने के लायक है कि नहीं है। अब देश का प्रधानमंत्री है तो आप किसी भी चीज को लेकर के टारगेट करना शुरू करेंगे।
और बहुत आपत्तिजनक ट्वीट एक किया है इन्होंने, जिसमें लिखा है कि जहरीली कोविशील्ड लगाने की अनुमति प्रधानमंत्री ने दी, जहरीली। तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना ट्वीट आप करेंगे और उसके बाद आप शिकायतें भी करेंगे कि हमारे नेताओं को जेल में डाल रखा है, वो जेल में ही जाने के लायक हैं। उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी हुई है इन लोगों की तरफ से, विधानसभा के भीतर भी, विधानसभा के बाहर भी, जिस तरह की पेशबंदी हुई है और जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं अलग-अलग महकमों में, केवल ये नई आबकारी नीति का भ्रष्टाचार नहीं है। कम से कम 30-32 मामलों की जांच-पड़ताल चल रही है, कोई ना कोई एजेंसी जांच-पड़ताल कर रही है। ये तो बहुत लंबे नपने वाले हैं और ये जो जी। वकीलों की फौज खड़ी कर रखी है, ये केवल तब तक है जब तक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं या इनकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बनेगी। इसके बाद जब ये 6 महीने बाद के जो विधानसभा चुनाव का इशारा आप कर रहे हैं, जब ये हट जाएँगे और शीश महल से बाहर खदेड़ दिए जाएँगे, तब कहाँ से ये वकीलों की फौज खड़ी करेंगे? या इतना पैसा मार लिया है, जुटा लिया है कि फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के और तमाम लोगों को ये हायर करने में कामयाब रहेंगे? ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। जी। लेकिन जो ये आम आदमी का तमगा लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे थे, वो तो छिन चुका है। जो 3 हाँ, वो राज्यों 3 जी। राज्यों में जो उन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, हुँ। उनकी क्या हालत हुई है, नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे इनको। तो इनको घबराहट इस बात की है कि शराब घोटाले की वजह से जिस तरीके से पूरे देश को पता लगा है, दिल्ली को भी पता लगा है, पंजाब को भी पता लगा है, इनको डर इस बात का है कि जो हश्र इनका इन 3 राज्यों में हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, वही कहीं लोकसभा चुनाव में भी ना हो जाए। इसलिए तमाम पेशबंदियाँ की जा रही हैं और हुँ। इनका इनकी पत्नी का कितना प्रभाव मतदाताओं पर है, सिवाय इसके कि आप सहानुभूति कार्ड एक खेलने की कोशिश कर रही हैं, लोगों की पल्स लेने की कोशिश कर रही हैं। बीच में आपको याद होगा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था। वो तो बंद अरविंद कर केजरी दिया। अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दीजिए। क्यों 24 जी। घंटे में ही बंद करना पड़ा वो? क्योंकि बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ी उस पर, बड़ी गाली बड़ी पड़ी। बड़ी भद्दी-भद्दी टिप्पणियाँ उस पर की गई। तो इनकी समझ में आ गया कि लोग अब सारी चीज़ों को समझ गए हैं, इनका फ्रॉड समझ चुके हैं और यही हुँ। वजह है कि कहीं सहानुभूति का तत्व तलाश करने की कोशिश हो रही है। ओमकार सर, आखिरी प्रश्न, उसके बाद दर्शकों के प्रश्न लेंगे। जिन दिनों आप पत्रकारिता करते थे, उस वक़्त पत्रकारों का एक दायित्व होता था कि जो कुछ भी चुनाव के समय फेक चीज़ें सर्कुलेट की जा रही हैं, उसको आप लोग अखबारों में कॉलम के माध्यम से उसका सच देश को बताएँ। लेकिन अब तो हद हो गया। पहले सुप्रिया सिन्हा, इसके बाद खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तो और उसके पीछे ये खान मार्केट खैराती गैंग के पत्रकार, ये सब फेक ट्वीट करने लगे कि बीजेपी आरक्षण समाप्त करने जा रही है। और मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि संसाधनों पे पहला अधिकार है, उसको जबरदस्ती डिफेंड करने पे पड़े रहे। और यहां तक कि उसका मानक तय किया गया कि लल्लन टॉप के एक फर्जी वीडियो ने में जिसका फैक्ट चेक किया था आधा अधूरा, उसको कहा गया कि उसने क्लीन चिट दे दी। कि ये जो डाउनफॉल है चुनाव के समय, क्या देश का चौथा स्तंभ जो कहा जाता है पत्रकारिता, उसमें घुन लग चुका है सर? देखिए, ये एक बहुत विशद विषय है, इस पर तो एक पूरी डिबेट जो है वो अलग से हो सकती है और घंटे भर की हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि हमारे समय की जो पत्रकारिता है, उसके कुछ मूल्य थे, उसकी कुछ नैतिकता थी, उसकी कुछ सीमाएँ थी, मर्यादाएँ थी और उसमें शुचिता भी थी, उसमें कुछ दायित्व भी थे, दायित्वबोध भी थे और हम लोग जो है कुछ मूल्यों से बंधे हुए थे। जी। बाद के जो वर्षों में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से ये 24 घंटे के चैनल आए और इन्होंने जिस तरीके से अपना स्पेस बेचना शुरू किया और अपना ज़मीर बेचना शुरू किया। अब हम्म। मुझे आप ये बताइए कि इस देश में 30 से ज़्यादा राज्य हैं और मुख्यमंत्री हैं। जी। कितने मुख्यमंत्रियों के भाषण या प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जाती हैं? केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री को लाइव दिखाया जाता था
या उनके अभिनेताओं की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखाई जाती है, अनकट। जी। हाँ, अनकट। और उनका हगा, उनका मूता जो भी है वो सब लाइव चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? दिल्ली का मीडिया इन पर इतना क्यों मेहरबान रहता है? क्योंकि मीडिया हाउसेज़ को पैसा पहुँचता है बहुत मोटा, एड कि रेवेन्यू। आपको ये दिखाना है, ये प्रोग्राम दिखाना है पूरा, और आपको इनका नहीं दिखाना है। उसके आधार पर ही इनको पैसे भी मिलते हैं और उसी आधार पर इनको विज्ञापन भी मिलते हैं, चाहे पंजाब सरकार के मिलें, चाहे दिल्ली सरकार के मिलें। ये अनैतिकता का इससे मतलब विद्रूपता पूर्ण चेहरा कोई दूसरा मीडिया का हो नहीं सकता है। यानी जो नामी-गिरामी मीडिया हाउसेज़ हैं, उन्होंने भी अपनी कीमत लगा दी है और ये संकेत दे दिया कि हम बिकने को तैयार हैं, और यही हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे भी मीडिया हाउसेज़ हैं, जो इनके कहने पर किन्हीं पार्टी विशेष की कवरेज नहीं करते हैं या नाम मात्र की करते हैं, बस फेस सेविंग के लिए कि हमने आपकी कवरेज की हुई है। तो ये बहुत एक डर्टी गेम चल रहा है इस समय, और बहुत बुरा दौर चल रहा है मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। हाँ, ये जब तक हैं, तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई सुधार होने वाला है, और ये निश्चित रूप से जिस चौथे मीडिया की बात कर रहे हैं, वो चौथा मीडिया मुझे तो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी तो विश्वसनीयता ही कितनी बची है। अब जो हम लोग अ, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से सच्चाई लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं बैलेंस बनता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ भी तो गंदगी है, यहाँ भी तो हाँ, खेमेबंदी है, यहाँ भी तो बिल्कुल। पालेबंदी हो गई है, कि कुछ चेहरे हैं जो वामपंथियों की विचारधारा के लिए बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। कुछ हैं जिन पर गोदी मीडिया कह कर के उन पर तरह-तरह के लांछन लगाने की कोशिश की जाती है, उन पर अटैक किए जाते हैं। तो यहाँ कम से कम 2019 के बाद से, चूँकि मैं भी यूट्यूब पर आया था 2019 के पहले, हुँ, और मैं क्यों आया था मैं 1-2 वीडियो में बता भी चुका हूँ। जी, मैं उस समय ये महसूस करता था कि एक तरफ़ा ही आक्रमण चल रहे हैं, और इस बिल्कुल। तरफ से बहुत कम लोग थे उस समय जो जी, थोड़ा बहुत मोर्चाबंदी करते थे और तथ्यों को सामने रखते थे, सच्चाई को सामने लाते थे। मुझे लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है, और फिर हम लोगों ने चैनल शुरू किया। उसके बाद तो बहुत सारे चैनल हमारे आ गए हैं, जी, जो जी, राष्ट्रवादी सोच के हैं, और अब वो बैक फुट पर दिखाई देते हैं। लेकिन जब जी, चुनाव आते हैं, तो कहाँ-कहाँ से क्या-क्या खेल होते हैं, कैसे खेल होते हैं, ये तो मध्य प्रदेश के चुनाव के समय भी हमने देखा है कि भोपाल के बिल्कुल। होटलों में किस तरीके से ठहराया गया था और उनके बिल नहीं भरे गए थे, और उन्होंने फिर छातियाँ पीटी थी। तो वो हुँ, सारे शोर हम सुनते हैं कि किस तरीके से हायर किया जाने लगा है आजकल यूट्यूबर्स को भी। जी, थैंक गॉड कि कम से कम हम लोग अभी बचे हुए हैं इन चक्करों से। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने इस तरह के ऑफ़र्स नहीं आए हैं, बिल्कुल। लेकिन इन लालचों से बचे हुए हैं और अपने आप को बैलेंस बनाए हुए हैं। हुँ, तो मीडिया का तो कभी फिर किसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे, तो मैं जी, बताऊँगा कि मीडिया की विश्वसनीयता बची कितनी है। ठीक, प्रश्न ले लेते हैं। अभिषेक जी, चौधरी साहब, मेरी फ़ील्ड की हर रिपोर्ट डाउटफुल, एनआरसी वाले अपने पैसे से जाकर गाँव जाकर वोट डाला। मैदान और पिच तैयार है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी हार्डवर्क यूज़ करो, उठो दुश्मन को ललकारो, हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, ये तो इन्होंने कमेंट किया है, कोई प्रश्न नहीं है। उस्ताद ट्विटरुद्दीन चांचड़ कहते हैं, वामपंथी इकोसिस्टम पिछले 10 साल से झूठ फैलाने का सिलसिला चलाया जा रहा है, इस बार कामयाब ना हो जाए भाजपा हटाने में। आपको लगता है कामयाब हो रहा है, ओमकार सर? इनको 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 बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डर रहता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। हाँ, ओमकार सर गाना भी बहुत अच्छा-अच्छा गाते हैं, किशोर कुमार का के गाने की ये है, फ़िल्म मर्यादा से आई थिंक।
I worked as a polling officer in Bangalore, where also 51% voters voted. I was purely Muslim dominated location. Who knows whose voter are not voting? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो पहले ही कहा कि बैंगलोर में बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और ये देखिए मुस्लिम वोटर्स को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो आप किशनगंज और रामपुर से निकाल लें। किशनगंज में 7% कम वोटिंग हुई है। प्योरली मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। वहां पर हिंदू पूर्ण रूप से भी किसी को वोट डाल दे तब भी किसी को रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया। विशाल पटेल, सर वाई मोदी गवर्नमेंट डोंट पुट सोनिया राहुल इन जेल? Begots came, Herald case. Will India government will ever start case in court or they will be out of bail पर ही लाइफ टाइम वो बाहर रहेंगे? इनका ये कहना है। देखिए 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने दीजिए, इसके बाद आप देखिएगा कार्रवाई। 100 दिन का प्रोग्राम बना चुके हैं मोदी जी। कॉन्फिडेंस हाई है कि 400 ना भी हो तो 390 में मुझे तो कोई आंकड़ा डाउट नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव मोदी जी के ओल्ड वीडियोस और स्पीचेस दिखा रहे हैं। लिबरल सिंह मास्टर स्ट्रोक, हाँ जॉब को लेकर के मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है। देखिए मैंने उस लड़के को जॉब पे, एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे इसलिए नहीं डांटा। वो ग्रेजुएट है और आप बिलीव कीजिए बीएससी से है, फिजिक्स से है। उस लड़के को विस्कोसिटी पता नहीं है। मैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो ये डिग्री धारी लोग हैं उस पूरे एजुकेशन सिस्टम पर मैं उस वीडियो के हिसाब से सवाल उठा रहा हूं। आप समझिए कि इस देश में जिस हिसाब से डिग्रियां बांटी जा रही हैं सरकारी कॉलेजों में, जिस प्रकार से लोग पास आउट हो रहे हैं, संभव ही नहीं है कि 1 अरब 40 करोड़ को सरकारी नौकरी दी जा सके। गिरीश जी, अगर 240 आएगी अमित शाह है ना, आपको लगता है ओमकार सर की 240 बीजेपी आएगी? इनका भ्रम थोड़ा दूर करते हैं। वही तो जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है उसी में तो लोग आ जाते हैं, इसीलिए सवाल पूछते हैं। हाँ, ये मैंने इसीलिए आपको बुला लिया था इस शो के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने भी दर्शक भ्रमित है, जबकि उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अगर आप सड़क पे निकलेंगे, ग्राउंड पे निकलेंगे, तो आप जिससे भी इस वक्त बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप एक काम कीजिए, अपने गली मोहल्ले में निकल लीजिए, भले वो मुस्लिम डोमिनेटेड हो, हिंदू डोमिनेटेड, अगर 50-50 आप काउंट कर लीजिए, आपको मिनिमम 40 से 45% मोदी समर्थक मिल जाएगा। स्टे काम, motivated and others. BJP, Congress is clearly in back foot. In Telangana, BJP has gained a lot. I think तेलंगाना में तो कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है सर तेलंगाना का? आपके पास कोई अपडेट है? तेलंगाना में जो पिछली बार की भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस थी, 4 सीटें आई थी, उसमें ऐड करेगी वो। हाँ, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ बीजेपी से बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी, लेकिन बीजेपी का भी प्रदर्शन वहाँ बेहतर होने वाला है पिछले बार के मुकाबले। ट्विटर ओनली 25 मिलियन, नो इम्पैक्ट बेस्ट। बिल्कुल सही बात। रोहन वर्मा जी, आखिरी प्रश्न है। मेनी आर सेइंग बीजेपी इज लूजिंग हरिद्वार सीट। अरे भाई साहब, अगर हरिद्वार भी हार जाएगी, उत्तराखंड भी हार जाएगी, हिमाचल भी हार जाएगी, कुछ दिन बाद आप लोग कह देना कि बीजेपी बनारस भी हार जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप ओमकार सर को सुन लीजिए, आप भावतोर शेखर सर को सुन लीजिए। ये 2 बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर युवा सेफोलॉजिस्ट में देखना है तो मुझे देख लीजिए, डॉक्टर अविनाश को देख लीजिए, आपको विश्लेषण मिल जाएगा। सारा समरी एक जगह देखना है तो जेडी पर चले जाइए, अजीत भारती को सुन लीजिए, है ना आपके पास ऑप्शन, वहां भी जाके सुनिए। सिर्फ अगर इस हिसाब से योया और सिर्फ सत्य हिंदी और अजीत को सुने, अजीत अंजुम को सुनेंगे तो फिर तो बचेगा ही नहीं। गलती से किसी दिन तो आपने रवीश को सुन लिया तब तो हो गया, आपको विश्वास हो जाएगा बीजेपी 100 सीट नहीं जीत रही है। गौरव कुमार का लास्ट है, सर झारखंड बोकारो का आकलन बताएं। झारखंड बोकारो देयर इज नो डाउट कि वहां से बीजेपी जीतेगी। जी सर, क्लोजिंग रिमार्क्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका याद करने के लिए, और दर्शकों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सबसे कि भ्रमित मत होइए, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, बांटने की चेष्टा हो रही है, हतोत्साहित किए जाने की चेष्टा हो रही है। अभी केवल 2 चरणों का मतदान हुआ है, 5 का बाकी है।
जहाँ-जहाँ होना है उन 5 के जितने भी दर्शक हैं, वो सब दूसरों को मोटिवेट करें कि वो मैक्सिमम वोट करें जा कर के। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओमकार सर, शो में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। जय श्री राम। नमस्कार। जय श्री राम।